नमस्कार दोस्तों, विद्यादा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। आज से हम क्या पढ़ने जा रहे हैं तो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो दोस्तों, यह जो कोर्स है विद्यादा स्टडी की ओर से लाया जाने वाला पहला कोर्स है। इस कोर्स में एमपीपीएससी प्री के साथ साथ एमपीएसआई, एमपी पुलिस, रेलवे, बैंक एवं जितने भी आपके वनडे एग्जाम हैं इन सभी का ध्यान रखकर इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। यह जो कोर्स है इसे कंप्लीट होने में लगभग 30 से 35 क्लास का समय लगेगा। यह जो कोर्स है हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस कोर्स में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं संविधान। इस कोर्स में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? संविधान पढ़ने जा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले क्या जान लेना चाहिए? हमें जान लेना चाहिए कि संविधान होता क्या है। तो दोस्तों चलो जान लेते हैं हम कि संविधान क्या होता है। तो आप मान लीजिए कि यह क्या है? यह एक घर है। इस घर का एक क्या है? इस घर का एक क्या है? इस घर का है एक मुखिया। इस घर का मुखिया कौन है? इस घर का मुखिया है अमन। इस घर का मुखिया कौन है? अमन है। इस घर के अमन ने बना दिए इस घर को चलाने के लिए क्या कुछ नियम बना दिए। नियम यह है कि रात को 10 बजे से ज़्यादा समय तक घर से क्या नहीं रहना है? बाहर नहीं रहना है। किसी भी अनजान व्यक्ति से क्या नहीं करनी है? अनजान व्यक्ति से बात नहीं करनी है। किसी से गाली नहीं देनी है। किसी से भी क्या नहीं देनी है? गाली नहीं देनी है। चोरी नहीं करनी है। किसी के भी साथ किसी के भी घर पर चोरी नहीं करनी है। कहीं पर भी हमें चोरी नहीं करनी है। यह इसके क्या हो जाएंगे? यह इस घर को चलाने के क्या हो गए? नियम हो गए। यह इस घर को चलाने के नियम हो गए। और इन्हीं नियमों को हम मिलाकर क्या कह देते हैं? संविधान है। यानी कि इस घर को चलाने का यह क्या हो जाएगा? यह इस घर को चलाने का क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा इस घर को चलाने का संविधान। यह इस घर को चलाने का क्या हो जाएगा? संविधान हो जाएगा। और यह घर किसका है? अमन का है। तो यह किसके घर का संविधान हो जाएगा? अमन के घर का संविधान हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यह हमारा क्या है? देश भारत है। यह हमारा देश क्या है? भारत है। इस देश की जनसंख्या कितनी है? इस देश की जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या इस देश की लगभग हम मान लेते हैं 135 करोड़ है। आप बताइए इस 35 करोड़ के परिवार को चलाने के लिए क्या कुछ नियम कानून नहीं चाहिए? इस 35 करोड़ के परिवार को चलाने के लिए कुछ नियम कानून नहीं चाहिए? नियम कानून जो चाहिए चाहिए ही चाहिए। नियम कानून तो चाहिए ही चाहिए। और जो नियम कानून है इन्हीं नियम कानूनों को हम क्या कह देंगे? इस देश का क्या कह देंगे? संविधान कह देंगे। संविधान कह देंगे। इन्हीं नियम कानूनों को क्या कह देंगे? संविधान कह देंगे। और ये नियम कानून किसके चलाने के लिए बनाए गए हैं? नियम कानून बनाए गए हैं भारत को चलाने के लिए। तो यह किसका संविधान हो जाएगा? तो यह हो जाएगा भारत का संविधान। यह क्या हो जाएगा? भारत का संविधान हो जाएगा। तो जान लेते हैं हम इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी। तो परिभाषा हो जाएगी संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है। संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के उन मूलभूत नियमों का मूलभूत सिद्धांतों का क्या होता है? वर्णन होता है, जिनके अनुरूप किसी भी देश या राज्य की शासन का क्या किया जाता है? संचालन किया जाता है। यहीं अगर इसी परिभाषा को हम दूसरे शब्दों में कहें तो यह परिभाषा हो जाएगी किसी भी राज्य की व्यवस्था के संचालन के लिए निर्मित मूलभूत कानूनों का समूह। निर्मित मूलभूत कानूनों का समूह यानी यह देश हमारा क्या है? यह देश हमारा भारत है। इस भारत की व्यवस्था के संचालन के लिए यह हमारा देश कौन सा है? यह हमारा देश क्या है? यह हमारा देश है भारत। यह हमारा देश कौन सा है? भारत है। इस भारत की व्यवस्था व्यवस्था के किसके लिए? संचालन के लिए। संचालन के लिए निर्मित मूलभूत कानूनों के समूह को ही हम क्या कह देते हैं? संविधान कह देते हैं। संविधान कह देते हैं। तो यह जो हमारा देश भारत है इसके संविधान को बनने में लगभग समय तो लगा ही होगा। एक दिन में बनकर तो तैयार नहीं हो गया होगा। यानी कि भारतीय संविधान को बनने में कुछ समय तो लगा होगा। एक दिन में ही बनके तो संविधान तैयार नहीं हुआ होगा। तो जान लेते हैं हम कि भारत के संविधान के विकास क्या है। तो भारतीय जो संविधान है उसके विकास को हम मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कब से कब तक का समय आता है? तो इसमें आता है हमारा लगभग 1600 ईस्वी से कब तक का आता है? 1800
ईस्वी का, 1858 ईस्वी का आता है। यहीं पर ब्रिटिश क्राउन की बात करें तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कब तक का आता है? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आता है 1858 से 1947 तक का। यह किसके अंतर्गत आता है? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आता है। तो जानते हैं कि भारत के संविधान का विकास कैसे हुआ। तो ब्रिटिश थे भारत में 1600 ईस्वी में आए थे। किसके रूप में आए थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत आए थे। ठीक है। इन्हें जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, या ब्रिटेन की महारानी थी, इनके द्वारा इन्हें व्यापार करने के विस्तृत लाभ प्राप्त थे। लेकिन महारानी को ये नहीं पता था कि यह जो कंपनी है वह भारत में क्या करने लगेगी? अपना विस्तार करने लगेगी। ठीक है। क्या हुआ कि जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी इसने 1757 में एक प्लासी का युद्ध जीत लिया। प्लासी का युद्ध लड़ा और इसे जीत लिया। आप खुद अंदाजा लगाइए वो कंपनी कितनी ताकतवर होगी जो दूसरे देश में आकर युद्ध को जीत रही है। उसने प्लासी के युद्ध को जीत लिया 1757 में। उसके बाद एक और युद्ध लड़ा था 1764 में, और जिसे बक्सर के युद्ध का नाम दिया गया, और इस बक्सर के युद्ध को भी जीत लिया था। और ये दोनों युद्धों को जीतने के बाद जो कंपनी थी उसके पास बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन सब के जो दीवानी और राजस्व मामले थे वह किसके हाथ में आ गए? वह कंपनी के हाथ में आ जाते हैं। अब कंपनी के हाथ में जो दीवानी और राजस्व मामले आ जाते हैं तो ब्रिटेन की जो महारानी थी उन्हें क्या लगने लगा था? उन्हें लगने लगा था अब कि कंपनी अपना धीरे धीरे विस्तार करने लगी है, और अगर इस पर अभी से अंकुश नहीं लगाया गया, अगर इस पर अभी से नियंत्रण नहीं किया गया तो हमारे लिए यह आगे चलकर क्या समस्या खड़ी कर देगी। और यहाँ पर इसके लिए फिर धीरे धीरे कुछ नियम और कानून बनाए जाने लगे। इन्हीं नियम और कानूनों को क्या हुआ? भारतीय संविधान का विकास हुआ। तो ब्रिटिश संसद के द्वारा समय समय पर अनेक आदेश कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए लाए गए थे। ठीक है। ब्रिटिश संसद के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर नियंत्रण करने के लिए समय समय पर बहुत सारे कानून लाए गए थे। इन्हीं कानूनों से धीरे धीरे भारतीय संविधान का क्या होने लगा? विकास हुआ था। और इन्हीं से भारतीय संविधान का क्या हुआ? विकास हुआ था। सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट की, कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। इसे क्यों लाया गया, किसके द्वारा लाया गया, और इसे लाने के कारण क्या थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वह भारत में कब आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी लगभग 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में आई थी। लेकिन किस लिए भेजा गया था इसे? ब्रिटिश सरकार द्वारा किस लिए भेजा गया था? तो किसके लिए भेजा गया था? व्यापार करने के लिए भेजा गया था इसे भारत में किस लिए भेजा गया था? व्यापार करने के लिए भेजा गया था। लेकिन इसने क्या किया? इसने यहाँ पर 1757 में एक युद्ध लड़ा, जिस युद्ध को क्या कहा गया? प्लासी का युद्ध कहा गया। प्लासी का युद्ध कहा गया। और एक और युद्ध लड़ा इसने 1764 में, जिसे क्या कहा गया? बक्सर का युद्ध कहा गया। बक्सर का युद्ध कहा गया। और इन युद्धों के बाद कंपनी का क्या हो गया? भारत पर स्वामित्व होने लगा। भारत में कंपनी अपना विस्तार करने लगी। अब ब्रिटिश संसद को लगने लगा कि यह तो व्यापार नहीं, यह तो विस्तार कर रही है भारत में अपना। क्या कर रही है? यह विस्तार कर रही है भारत में अपना। अगर इस पर अभी नियंत्रण नहीं किया गया तो बाद में हम इस पर नियंत्रण करने में मुश्किल हो जाएगी। बाद में हमें इस पर नियंत्रण करने में क्या हो जाएगी? मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, उनके द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया था। और उन्होंने कैसे लाया रेगुलेटिंग एक्ट को? तो उन्होंने एक समिति की स्थापना की। और उस समिति से इन्होंने क्या मांगी? कंपनी के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा। उनसे एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा, यानी रिपोर्ट मांगी उन्होंने कंपनी के लिए कि किस प्रकार से कंपनी पर नियंत्रण किया जाए। लेकिन उनके सामने समस्या ये थी कि किसी को भी अगर हम पहले अधिकार दे देते हैं, महारानी के द्वारा अधिकार दे दिया गया था कंपनी को व्यापार करने का, और पहले अधिकार जब दे दिया गया अब उसे छीनेंगे एकदम से, यानी एक साथ सभी अधिकारों को छीनेंगे तो बुरा तो सबको लगेगा। तो उन्होंने कहा कि धीरे धीरे से हमें कंपनी पर क्या करना चाहिए? नियंत्रण करना चाहिए। और इसीलिए इस जो समिति थी उस समिति ने उन्हें एक रिपोर्ट दी। और यह रिपोर्ट कब दी थी? यह रिपोर्ट दी थी 1773 में। और यह रिपोर्ट किस लिए आई थी? यह रिपोर्ट आई थी कंपनी को क्या करने के लिए? कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए।
कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए, इसीलिए इसे क्या कहा गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहा गया। जिस प्रकार से एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर पर रेगुलेटर गैस को क्या करता है, नियंत्रण करने का काम करता है, ठीक उसी प्रकार कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए यह एक्ट लाया गया था, जिसे रेगुलेटिंग एक्ट का नाम दिया गया था। ठीक है, तो जान लेते हैं इस एक्ट की विशेषताएं क्या थी। इस एक्ट की विशेषताएं क्या क्या थी। तो इस एक्ट में सबसे पहला एक प्रावधान किया गया, तो जो यह एक्ट की अगर एक विशेषता देखें तो सबसे पहली विशेषता यह हो जाएगी कि इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर यह नियंत्रण का प्रथम प्रयास था। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का कोई भी नियंत्रण नहीं था। उसे महारानी द्वारा व्यापक अधिकार देकर उसे भारत भेजा गया था, किस लिए, व्यापार करने के लिए। लेकिन यहाँ पर इसने क्या कर दिया, अपना विस्तार करने लगी, साम्राज्य विस्तार, इसीलिए इस पर नियंत्रण करने का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया, पहला प्रयास किया गया। दूसरी बात करें तो इस एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर था, जो बंगाल का गवर्नर था, उसे तीनों प्रेसिडेंसियों का क्या बना दिया गया, उसे तीनों प्रेसिडेंसियों का बना दिया गया गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल बना दिया गया। साथ ही इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की समिति की भी स्थापना की थी, 4 सदस्यों की समिति की स्थापना की थी। और सबसे पहले जो गवर्नर जनरल बने थे वह कौन बने थे, तीनों प्रेसिडेंसियों के सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो वॉरेन हेस्टिंग बने थे। ठीक है, तो अगर प्रश्न आता है कि सबसे पहले संसद, ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण का प्रयास कब किया गया था, तो यह कब किया गया था, 1700 किस में किया गया था, 1700, यह किस में किया गया था, 1773 में, 1773 में किया गया था। सबसे पहले प्रयास किस एक्ट के तहत किया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। और अगर प्रश्न आता है कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कितने सदस्यों की समिति की स्थापना की गई थी, तो 4 सदस्यों की समिति की स्थापना की गई थी। तीनों प्रेसिडेंसियों के सबसे पहले गवर्नर कौन है, अगर यह प्रश्न आता है तो कौन हो जाएंगे, वॉरेन हेस्टिंग हो जाएंगे, वॉरेन हेस्टिंग हो जाएंगे। अगर प्रश्न आता है कि बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर किस एक्ट के तहत बनाया गया, तो वह किसके तहत बनाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया। यह आपको ध्यान रखना है। अगले इसमें क्या प्रावधान किए गए, तो इसमें एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जो कहाँ पर की गई थी, यह स्थापना कहाँ पर की गई, तो कलकत्ता में की गई थी। यह एक अभिलेख न्यायालय था। अब जान लेते हैं कि अभिलेख न्यायालय क्या होता है। वैसे तो हम इसे आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आपको जानना थोड़ा जरूरी है। तो अभिलेख न्यायालय किसे कहते हैं, तो अभिलेख न्यायालय एक ऐसा न्यायालय होता है जिसमें क्या चलते हैं, जो मुकदमे चलते हैं, जो मुकदमे चलते हैं, उन मुकदमों पर जो भी निर्णय लिया जाता है, जो भी निर्णय लिया जाता है, उसे क्या लिखा जाता है, उसे लिखित रूप में, लिखित रूप में दिया जाता है, लिखित रूप में दिया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, अभिलेख न्यायालय कहते हैं। और इस अभिलेख न्यायालय के जो निर्णय होते हैं उनको किसी भी न्यायालय में क्या नहीं किया जा सकता है, चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर चैलेंज किया या उनकी अवमानना की तो उस पर केस भी हो सकता है, किसी भी इंसान पर या कोई भी जो उस पर क्या करना चाहता है, उन्हें चैलेंज करता है, उन पर केस भी हो सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं, अभिलेख न्यायालय कहते हैं। इसे और अच्छे से पढ़ने के लिए अभी हमें आगे पढ़ेंगे इसे, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। अगली बात करते हैं, तो 1774 में भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी, उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में कहाँ पर की गई, कलकत्ता में की गई। इसके मुख्य जो न्यायाधीश थे, इसके मुख्य जो न्यायाधीश थे, इसके मुख्य न्यायाधीश के अलावा 3 अपर न्यायाधीश भी थे। सर एलिजा इम्पे जी जो थी, इसकी सर एलिजा इम्पे जी, जो सर एलिजा इम्पे इसके कौन थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर एलिजा इम्पे थे। ठीक है, अगर प्रश्न आता है कि उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीश कितने थे, तो 4 थे। और अपर न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीश, वो मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीश थे, तो 3 न्यायाधीश थे जो अपर न्यायाधीश थे। ठीक है, जो कि अपर न्यायाधीश थे, यानी यह इसकी सहायता के लिए 3 और से अलग न्यायाधीश बनाए गए थे। अब बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट की। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की अगर हम बात करें, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की बात करें, तो यह एक्ट जो था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट्स थे इस समय, और इनके द्वारा ही लाया गया था। इसीलिए इसे क्या कहा गया था, विलियम पिट्स के द्वारा लाया गया, इसीलिए इसे क्या कहा गया, पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया, पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। और यह 1784 में लाया गया था, इसीलिए इसे क्या कहा गया, 1784 कहा गया। ठीक है, इसमें इस
मतलब इस अधिनियम या इस एक्ट की क्या क्या विशेषताएं थी, तो इस एक्ट की विशेषता यह थी कि इसने कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के क्राउन का स्वामित्व मिल गया था। और दावा किया था इन्होंने, और यह कैसा दस्तावेज था, यह एक वैधानिक दस्तावेज था जिसने ब्रिटिश ताज के दावे का क्या कर दिया था, दावा कर दिया था। इसने कह दिया था कि जितने भी कंपनी के अधीनस्थ क्षेत्र हैं उन पर किसका अधिकार होगा, उन पर ब्रिटिश क्राउन का अधिकार होगा। और यह किस एक्ट के तहत कहा गया था, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कहा गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कहा गया था। दूसरी बात करें तो कंपनी के शासन को दो भागों में बांट दिया गया था, एक तो राजनैतिक और दूसरा व्यापारिक। कंपनी का जो शासन था उसे दो भागों में बांट दिया गया था, एक तो राजनैतिक, दूसरा क्या था, व्यापारिक। इसमें क्या कर इस अगला प्रावधान क्या किया गया था, इंग्लैंड में 6 सदस्यों का एक नियंत्रण मंडल स्थापित किया गया जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया था। जिसे क्या कहा गया था, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नाम दिया गया था। जिसे क्या कहा गया था, जिसे कहा गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और राजनीतिक जो मामले थे, जो राजनीतिक मामले थे उन्हें देखने के लिए व्याप इसे क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। वहीं व्यापारिक क्रियाओं को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा क्या किया जाएगा, नियंत्रण किया जाएगा। व्यापारिक क्रियाओं को कंपनी के निदेशक मंडल के हाथों में दे दिया गया था। और इसमें क्या प्रावधान किए गए, तो एक और इसमें प्रावधान किया गया कि भारत में जो नियुक्त अंग्रेज अधिकारी हैं उनके ऊपर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। अब ब्रिटिश संसद द्वारा अब ब्रिटिश संसद द्वारा एक और प्रावधान किया गया, और एक प्रावधान यह किया गया कि कंपनी या कंपनी का कोई भी अधिकारी या कंपनी का कोई भी अधिकारी क्या करता है, अगर कंपनी का कोई भी अधिकारी क्या करता है, अगर ब्रिटिश संसद के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी करता है तो उस पर क्या किया जाएगा, उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। मुकदमा चलाया जाएगा, वह मुकदमा कहाँ पर चलाया जाएगा, तो मुकदमा चलाया जाएगा ब्रिटेन में यानी कि इंग्लैंड में यह मुकदमा चलाया जाएगा। ब्रिटेन में, इंग्लैंड में यह मुकदमा चलाया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए एक कोर्ट की स्थापना की गई थी, वह कहाँ पर कर दी गई थी, कोर्ट की स्थापना इंग्लैंड में कर दी गई थी। अगला प्रावधान इसमें क्या किया गया था, अगला प्रावधान ये किया गया था कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसे भारत में कंपनी के कार्यों एवं इसके प्रावधानों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके कार्यों पर इस एक्ट के तहत ब्रिटिश ब्रिटिश संसद ने इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया। यानी कि अब उसने सभी जो कंपनी की शक्तियां थीं उन्हें अपने हाथों में ले लिया था। जो कंपनी की सभी शक्तियां थीं उन्हें अपने हाथों में ले लिया, किसने, ब्रिटिश संसद ने। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे बात करेंगे हम अगली क्लास में। तो जान लेते हैं इस क्लास के नोट्स आपको कैसे मिलेंगे। तो इस क्लास के जो नोट्स हैं आपको वह मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। इसके लिए आपको सर्च करना होगा, टेलीग्राम पर सर्च करना होगा विद्यादा स्टडी, जिसमें आपको हमारा लोगो लगा हुआ चैनल मिल जाएगा। इसे आपको ज्वाइन कर लेना है, या फिर हम इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आपको चैनल को ज्वाइन कर लेना है। यह जो नोट्स हैं हमारे आपको वह मिलेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों विद्यादा स्टडी यूट्यूब चैनल को आपको कर लेना है सब्सक्राइब। उसके बगल में जो बेल आइकन आती है उसे दबा देना है, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, तथा अपने सभी दोस्तों के साथ इसे कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, जिससे कि आपके सभी दोस्त हमसे जुड़ सके। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।